फेयरनेस क्रीम बेचने वाली कंपनियां कहती हैं कि सफल होने के लिए गोरा होना आवश्यक है। और जब मिथुन दा फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब हीरो बनने का भी यही पैमाना था। लेकिन काला रंग होने के बावजूद दादा ने बतौर हीरो अभूतपूर्व सफलता अर्जित करके इस मिथ को मिथ्या साबित कर दिया। कोई शक? तो आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में बात होगी उन्हीं मिथुन दा की प्रेरणादायक ज़िंदगी के बहुत से ऐसे ही अनछुए पहलुओं की। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। करते क्या हो तुम? आई एम ए डिस्को डांसर। जिंदगी मेरा गाना, मैं उसी का भी। मिथुन दा के नाम से मशहूर गौरांग चक्रवर्ती का जन्म आज से लगभग 71 साल पहले साल 1950 के 16 जून के दिन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। और मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में मिथुन दा की जाति को लेकर कई गलतफहमियाँ हैं, जो कि अगर किसी और एरिया में भी हैं तो अभी किए गए बंगाली ब्राह्मण परिवार के जिक्र से वो दूर हो जाएंगी। और वैसे भी हुनर किसी जाति का मोहताज नहीं होता। खैर, मिथुन दा के पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती कलकत्ता के एक टेलीफोन एक्सचेंज में बतौर सुपरवाइज़र काम करते थे और इनकी माता शांति रानी चक्रवर्ती एक गृहिणी थी। मिथुन दा के परिवार में इनके एक बड़े भाई और इनसे छोटी 3 बहनों का जिक्र मिलता है, जिनमें से इनकी एक छोटी बहन कल्याणी की शादी पीयूष बनर्जी नामक एक व्यक्ति से हुई, जिनसे उन्हें दाऊबू बनर्जी नामक एक बेटा हुआ जो कि बाद में एक्टर बना। और इनकी एक बहन ने तो साल 1984 में संन्यास ले लिया था, यानी उन्होंने शादी नहीं की। दादा की शुरुआती शिक्षा कलकत्ता के ही ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल में हुई और बाद में इन्होंने स्कॉटिश चार्ल्स कॉलेज से रसायन विज्ञान में बीएससी की डिग्री ली। मिथुन दा को डांस करने का शौक बचपन से ही था। ये पाँव मेरे तो कभी थिरकते थे जब चलना आता नहीं था। साथ ही आर्थिक कमजोरी के चलते ये कलकत्ता में होने वाले स्ट्रीट प्लेज में भी हिस्सा लेते थे। लिहाजा इन्हें इनके किसी रिलेटिव ने सलाह दी कि पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान में डांस और वैसी ही एक्टिंग सिखाई जाती हैं जैसी कि वे स्ट्रीट प्लेज में करते हैं। लिहाजा इन्होंने FTII में दाखिला ले लिया। हालांकि उन्हीं दिनों मिथुन दा पश्चिम बंगाल के कुछ नक्सलवादी समूहों की विचारधारा से प्रभावित होकर लगभग नक्सलवादी बन ही चुके थे कि एक दुर्घटना के दौरान करंट लगने की वजह से इनके बड़े भाई की अकस्मात मृत्यु हो गई और इसी वजह से परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी दादा पर आ गई और इनका नक्सलवाद छूट गया। FTII में पढ़ाई के दौरान मिथुन अपने काले रंग की वजह से हीरो बनने के बारे में तो कभी सोचते भी नहीं थे। वे सोचते थे कि उन्हें बस विलेन के रोल ही मिल जाए तो काफ़ी बड़ी बात होगी। लेकिन FTII से पास आउट होने के कुछ ही दिनों बाद एक दिन अचानक इनके पास जाने माने बंगला और हिंदी भाषी फिल्मों के निर्देशक मृणाल सेन का एक असिस्टेंट आया और बोला कि मृणाल सेन यहाँ से एक बंदे को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। उन्होंने जो कदकाठी मुझे बताई उसके अनुसार तुम वही हो, इसलिए तुम मुझे अपनी एक फ़ोटो दे दो, उन्हें दिखाकर मैं कंफर्म कर लूँगा। असिस्टेंट की बात सुनकर दादा को लगा कि मृणाल सेन उन्हें किसी विलेन या फिर गुंडे के किरदार में लेना चाह रहे होंगे। लिहाजा असिस्टेंट के हाथों अपनी एक ऐसी ही तस्वीर मिथुन दा ने भिजवाई जिसमें वो काफ़ी खूंखार दिख रहे थे। और वो तस्वीर भिजवाने के बहुत दिनों बाद तक उन्हें मृणाल सेन से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन बाद में किसी रोज़ दादा की इत्तेफाकन मृणाल सेन से ही मुलाकात हो गई और मृणाल सेन ने देश में आकर दादा से पूछा कि भाई कैसी तस्वीर भेजी है तुमने, तुम्हारे चक्कर में मुझे फिल्म ड्रॉप करनी पड़ी। खैर, अब शूटिंग पर आने की तैयारी करो, तुम मेरी फिल्म के हीरो हो। वो फिल्म रही मृगिया, जिसमें मिथुन दा ने एक आदिवासी का किरदार निभाया था। फिल्म को 1976 में रिलीज़ किया गया और इसके लिए दादा को बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। बतौर फीस उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये मिले। अवार्ड मिला, तारीफ मिली, लेकिन अवार्ड और तारीफ से पेट तो नहीं भरता और मिथुन दा ने तो ये काम सीखा ही पैसे कमाने के लिए। शुरू में दादा को लगा कि मृगिया के बाद उन्हें आसानी से काम मिल जाएगा, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि मृगिया एक कला फिल्म थी और कला फिल्म के कलाकारों को कमर्शियल फिल्मों में आसानी से काम नहीं मिलता।
दरअसल काम की तलाश में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के चक्कर लगाने के दौरान उन्हें एक डायरेक्टर ने कहा था कि तुम्हें अगर किसी कमर्शियल फिल्म में काम मिल जाए तो मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। और तभी से दादा ने भी ये कसम खा ली कि एक दिन वो कमर्शियल सिनेमा में सफल होकर रहेंगे। मृगिया के बाद इन्हें बतौर लीड एक्टर 2 साल तक कोई फिल्म नहीं मिली और ये 2 साल इनके लिए इतने संघर्षपूर्ण रहे कि बस हद ही हो गई। दादा सुबह उठते तो ये भरोसा नहीं होता कि सुबह का खाना कहाँ खाएंगे, रात के खाने का क्या होगा और सोएंगे कहाँ। कई बार दोस्तों की कृपा से खाना मिल जाता और किसी बागीचे की बेंच पर सोकर रात गुजार लेते। नाचने में अच्छे थे तो कई बार सड़क पर नाचकर भी खाना मिल जाने जितना पैसा तो कमा ही लेते, लेकिन कई बार तो आधे पेट और कई बार तो भूखे पेट भी रातें गुजारनी पड़ी। मृगिया के लिए अवार्ड मिल जाने के कारण दादा कई मीडिया कर्मियों के लिए खास बन चुके थे और एक मीडिया कर्मी इनका इंटरव्यू लेना चाहता था, लेकिन बहुत दिनों तक इन्हें ढूंढने के बाद एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में इत्तेफाकन मिथुन दा उस पत्रकार को मिले। पत्रकार ने जब इंटरव्यू लेने की बात कही तो मिथुन दा ने कहा कि इंटरव्यू तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे भरपेट खाना खिलाना होगा, क्योंकि कई दिनों से मैंने भरपेट खाना नहीं खाया। और फिर भरपेट खाना खाकर उन्होंने वो इंटरव्यू दिया। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में चक्कर लगाने के दौरान एक बार दादा फिल्म मेकर मनमोहन देसाई के पास काम मांगने पहुंचे। मनमोहन देसाई ने दादा को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा और बोले, खाना खाया है? दादा का जवाब था नहीं। देसाई ने 10 का नोट दादा को दिया और बोले कि जाओ खाना खा लेना, और रही बात रोल की तो तुम्हारे करने लायक कोई रोल होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। मृगिया के बाद दादा 2 अनजाने, मुक्ति और हमारा संसार जैसी फिल्म्स में साइड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए, जिनमें से हमारा संसार फिल्म में उन्होंने पहली बार पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ स्क्रीन शेयर की, जिनके साथ 80s में उनकी जोड़ी खूब जमी। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। और साथ ही इसी फिल्म ने दादा को एक्ट्रेस सारिका से भी मिलवाया, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड भी रही। काम के सिलसिले में एक बार दादा प्रोड्यूसर MM चिन्नप्पा थेवर से मिले, जो कि इससे पहले राजेश खन्ना के साथ हाथी मेरे साथी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके थे और उन दिनों फिल्म मेरा रक्षक के निर्माण की तैयारियां कर रहे थे। लिहाजा जानवरों और इंसानों के रिश्ते पर आधारित फिल्म मेरा रक्षक में चिन्नप्पा थेवर ने मिथुन दा को लीड रोल दिया और साथ ही उनके खाने और रहने का भी इंतज़ाम किया। मेरा रक्षक के बाद मिथुन दा बांसारी और नाडी ठेके सागारे नामक बंगाली फिल्मों में नजर आए और हिंदी फिल्में भी उन्होंने ताबड़तोड़ स्पीड से साइन की, क्योंकि पैसा जो कमाना था। जेम्स बॉन्ड सीरीज़ पर आधारित जासूसी फिल्में बनाने वाले निर्देशक रविकांत नागाइज ने साल 1967 में न्यूकमर जितेंद्र को लेकर छोटे बजट की फिल्म फर्ज बनाई थी, जिसने जितेंद्र को स्टार बना दिया और बाद में जितेंद्र अपनी डांस स्किल्स को लेकर काफ़ी प्रचलित हुए। और फर्ज से लगभग 10 से 12 साल बाद फिर से रवि नागाइज ने मिथुन दा को लेकर महज 36 लाख के बजट में जासूसी फिल्म सुरक्षा बनाई, जिसने 2.25 करोड़ का कलेक्शन किया और मिथुन फॉर्मूला फिल्मों के स्टार बन गए। मार्शल आर्ट चैंपियन मिथुन दा के अलग तरह के डांस और एक्शन ने दर्शकों को इस कदर दीवाना कर दिया था कि एक बार थिएटर के पास मिथुन दा किसी रेस्टोरेंट में मौजूद थे और इस मौजूदगी की खबर जब सुरक्षा फिल्म देखकर बाहर निकल रहे दर्शकों को लगी तो मिथुन दा की एक झलक पाने के लिए उन लोगों ने रेस्टोरेंट के शीशे के बने दरवाजे तोड़ डाले। सुरक्षा के हिट होने के साथ ही रोमांटिक और इमोशनल नेचर वाले मिथुन दा ने बेहद ही कम पॉपुलर मॉडल व एक्ट्रेस हेलेना ल्यूक से साल 1979 में शादी कर ली। साल 1969 में एक्टर बनने का सपना लेकर पुणे के संस्थान में जाने वाले मिथुन दा को 10 साल बाद साल 1979 में सफलता का स्वाद कैसा होता है ये पता चला, लेकिन साथ ही इसी साल उनकी नज़दीकियां किशोर कुमार की तीसरी पत्नी व प्रचलित अदाकारा योगिता बाली से बढ़ने लगी और मिथुन दा ने हेलेना को नाराज़ करते हुए शादी से महज 4 महीने बाद ही उनसे तलाक ले लिया और योगिता ने भी किशोर कुमार से तलाक लेकर साल 1979 में ही मिथुन और योगिता ने शादी कर ली। इस शादी के चलते हेलेना ने भी मिथुन के बारे में बाद में कई इंटरव्यूज़ में भला बुरा कहा और किशोर कुमार ने तो दादा के लिए गाने गाना भी बंद कर दिया। लेकिन धीरे धीरे किशोर कुमार की नाराज़गी कम हुई और बाद में उन्होंने दादा के लिए कई सुपरहिट गाने गाए। साल 1980 में मिथुन दा कुल 9 फिल्मों में नजर आए, जिनमें से मल्टी स्टारर फॉर्मूला फिल्म हम 5 सफल रही और दादा की पॉपुलैरिटी बढ़ी। साथ ही साल 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से अमिताभ बच्चन को लॉन्च करने वाले फिल्म मेकर ख्वाजा अहमद अब्बास ने दादा के नक्सली बैकग्राउंड को देखते हुए द नक्सलिस्ट नामक फिल्म में दादा को लीड रोल दिया, जो कि 1980 में ही रिलीज़ हुई।
1981 का भी पूरा साल दादा के ही नाम रहा, क्योंकि इस साल तकरीबन हर महीने दादा की एक फिल्म रिलीज़ हुई, जिनमें सुरक्षा का सीक्वल वारदात, मोस्ट अंडररेटेड सस्पेंस फिल्म धुआं, मैं और मेरा हाथी और घमंडी तथा बांग्ला भाषी फिल्म कलंकिनी कलका बानी भी शामिल हैं। उसके बाद आया साल 1982 और इस साल तो दादा की 11 फिल्में रिलीज़ हुई। पूरे साल दादा की फिल्में रिलीज़ होती रही और ठीक ठाक कलेक्शन करती रही। और फिर आया 1982 का आखिरी महीना दिसंबर महीने की 17 तारीख को फिल्म रिलीज़ हुई डिस्को डांसर, जहां सुरक्षा फिल्म से मिथुन दा को भारतवर्ष में पहचान मिली, वहीं डिस्को डांसर ने दादा को वर्ल्ड वाइड लेवल पर ख्याति दिलवाई। उस मिथुन चक्रवर्ती की डांस की पूरी दुनिया कायल हो गई, जिसने कभी कहीं से डांस नहीं सीखा। दादा का कहना है कि उन्होंने जो भी कमाया उसमें उनकी पढ़ाई लिखाई और डिग्रियां कहीं काम नहीं आई। डिग्रियां हासिल करने के बाद भी उन्हें फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या और है? कमाया भी क्या, दादा के डायलॉग्स कॉपी किए जाने लगे। तेरे नाम का कुत्ता पालूं साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। चलने का स्टाइल, हेयर स्टाइल, हर चीज़ कॉपी की गई। यानी इससे बड़ा सुपरस्टारडम और क्या हो सकता है। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के राजनीति में जाने का फ़ायदा सीधा मिथुन दा को हुआ और एक वक्त ऐसा आया कि मिथुन दा बच्चन साहब को टक्कर देने लगे। लेकिन असल में हुआ ये था कि अमिताभ बच्चन इतनी फीस लेते थे कि फिल्म का आधा बजट तो उसमें ही खर्च हो जाए, इसलिए बच्चन जी पर बड़े प्रोड्यूसर सी दाव लगाते थे। जबकि ऐसे प्रोड्यूसर जो कि अमिताभ बच्चन टाइप की फिल्म तो बनाना चाहते हैं लेकिन बजट अफोर्ड नहीं कर पाते, वो मिथुन दा को चुनते थे, क्योंकि पब्लिक के बीच मिथुन दा भी बच्चन साहब की तरह ही लोकप्रिय थे और बजट के अनुपात से ये सारी फिल्में सुपरहिट होती थी। 1983 में 9, 84 में 12, 85 में 14, 86 में 16, 87 में 9, 88 में 11 और 89 में तो दादा की पूरी 19 फिल्में रिलीज हुई, जो कि एक अनोखा रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई बॉलीवुड हीरो तोड़ नहीं पाया है और इस रिकॉर्ड को लिम्का बुक में भी दर्ज किया गया है। और इतनी सारी फिल्म्स के चलते दादा 80s में कई सालों तक देश के नंबर 1 टैक्स पेयर रहे और 1985 तक मिथुन का मुख्य आकर्षण गाने और एक्शन सीक्वेंस होते थे। लेकिन 1985 की प्यार झुकता नहीं और गुलामी जैसी फिल्मों के बाद इनकी फिल्मों को इमोशनल टच दिया जाने लगा, जिनमें मुद्दत, परिवार, 20 साल बाद, प्रेम प्रतिज्ञा और स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ जैसी फिल्में शामिल हैं। मिथुन दा अपनी ज़्यादातर फिल्मों में गरीबी से निकले हुए गरीबों के मसीहा का किरदार निभाते थे, जिसके कारण आम लोग यानी रिक्शा चालक, कुली और मजदूर वर्ग इन्हें अपना हीरो मानने लगा। और प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से इन्होंने ये भी दिखाया कि एक गरीब मजदूर किस तरह से रोमांस करता है और वो बंदा जो खुद गरीबी से उठा हो, भूखे रहकर दिन गुजारे हो, ऐसे गरीबी वाले किरदार उससे अच्छे भले कौन कर सकता है। 90s में जहां अमिताभ बच्चन ने ABCL नामक प्रोडक्शन कंपनी बनाकर पैसा गंवाया, वहीं 90s में दादा फिल्मों से कमाया हुआ पैसा फिल्मों के बजाय होटल्स के बिजनेस में लगाने लगे और बाद में तो वे खुद बम्बई छोड़कर ऊटी में शिफ्ट हो गए। और जो फिल्म मेकर बाद में ऊटी में ही फिल्म की पूरी शूटिंग करने को राजी हुए, उन्हीं के साथ दादा ने फिल्में की। और इसी के चलते जिस फिल्म मेकर ने इनके साथ सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई वो है TLV प्रसाद। हालांकि ऊटी में शूट होने वाली ज़्यादातर फिल्म्स को आज B ग्रेड फिल्म की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन दादा के जो फैंस हैं वो आज भी इन सारी फिल्म्स को बड़े चाव से देखते हैं। और चाहे होटल्स हो या फिल्में, मिथुन दा ने हर क्षेत्र में बहुत ही पैसा कमाया। साल 2000 के बाद मिथुन दा फिर से धीरे धीरे मेन स्ट्रीम सिनेमा में चरित्र भूमिकाओं की ओर रुख करने लगे। 2005 की लकी और 2006 की दिल दिया है के बाद साल 2007 में आई मणिरत्नम की फिल्म गुरु ने दादा को बतौर चरित्र अभिनेता स्थापित कर दिया। इसी बीच उन्होंने भोजपुरी मूवी भोले शंकर से भोजपुरी डेब्यू भी किया और साथ ही साथ ए जुगारा कृष्ण सुदामा नामक ओडिया फिल्म में भी नजर आए और तेलुगु फिल्म गोपाला गोपाला, तमिल फिल्म यागावारियानाम ना काका तथा कन्नड़ फिल्म द विलन के जरिए लगभग हर क्षेत्रीय सिनेमा में काम कर लिया। साल 2010 की फिल्म वीर के साथ ही मिथुन दा बड़े बजट की और नामचीन सितारों वाली फिल्म्स में सशक्त भूमिकाओं में नजर आने लगे, जिनमें गोलमाल 3, हाउसफुल 2, खिलाड़ी 786, बॉस, किक और एंटरटेनमेंट जैसी फिल्में शामिल हैं। और इन फिल्मों में से उन्होंने ज़्यादातर में अपनी ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग साबित की। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? वो दोनों कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम।
और जल्द ही वे श्रद्धा कपूर के साथ एक वेब सीरीज़ में भी नज़र आने वाले हैं। बात करें अगर मिथुन दा के टेलीविज़न करियर की, तो साल 2007 में इन्होंने प्रचलित बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के ज़रिए बतौर जज टीवी डेब्यू किया और उसी शो की सफलता के बाद साल 2009 में उसी शो को हिंदी में डांस इंडिया डांस टाइटल से रीमेक कर प्रसारण शुरू किया गया, जो कि सक्सेसफुल रहा और उसकी सफलता को देखते हुए बाद में उसी से रिलेटेड शोज़ DID लिटिल मास्टर्स और DID डबल्स और DID सुपर मॉम्स जैसे शोज़ भी सफल रहे। DID के अलावा दादा बंगाली टीवी शो दादागिरी अनलिमिटेड और बिग बॉस के बंगाली वर्जन को भी होस्ट कर चुके हैं और द ड्रामा कंपनी नामक सीरियल में दादा एक्टिंग भी कर चुके हैं। साल 2014 में दादा ने तृणमूल कांग्रेस के जरिए राजनीति में प्रवेश लिया और साल 2014 से 2016 तक पार्लियामेंट में रहे, लेकिन साल 2016 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अभी मार्च 2021 में इन्होंने BJP ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा दादा पैनासोनिक, गोडेडी और मन्नापुरम गोल्ड लोन जैसी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और मिथुन दा हिंदी सिनेमा के शायद ऐसे इकलौते एक्टर हैं जिन पर अभी तक 7 बुक्स लिखी जा चुकी हैं। और साथ ही बात करें अगर दादा को मिले अवार्ड्स की, तो मृगिया के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला और BFJ अवार्ड भी। साथ ही दूसरा BFJ अवार्ड भी इन्हें बंगाली फिल्म ताहौर कथा के लिए साल 1995 में मिला और इसी फिल्म के लिए इन्हें दूसरा बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। साथ ही तीसरा नेशनल अवार्ड दादा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में फिल्म स्वामी विवेकानंद के लिए दिया गया। बात करें अगर फिल्म फेयर अवार्ड्स की, तो अब तक दादा ने कुल 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। पहला बतौर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म अग्निपथ के लिए और दूसरा बतौर बेस्ट विलन फिल्म जल्लाद के लिए। और 2008 में इन्हें गुरु फिल्म के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नॉमिनेट भी किया गया था तथा इनके अलावा भी दादा ने कई अवार्ड्स जीते हैं। वापस से रुक करें अगर इनकी निजी ज़िंदगी की तरफ, तो साल 1979 में योगिता बाली से शादी करने के बाद साल 1984 में इनके बेटे महाअक्षय का जन्म हुआ। लेकिन इसी साल दादा ने एक्ट्रेस श्रीदेवी के साथ जाग उठा इंसान नामक एक फिल्म की और धीरे धीरे वे योगिता बाली से दूर होते गए और श्रीदेवी के नज़दीक आते गए और फिर योगिता बाली से झगड़े काफ़ी बढ़ जाने के कारण दादा उनसे अलग अपने दूसरे बंगले में रहने लगे। और 1990 तक इन 4-5 सालों के दौरान कई बार ये खबरें भी आई कि मिथुन ने श्रीदेवी से शादी कर ली है। लेकिन जब श्रीदेवी ने मिथुन पर योगिता से तलाक लेने का दबाव बनाया, तब मिथुन धीरे धीरे फिर से योगिता के करीब आ गए और साल 1992 में मिथुन और योगिता के घर इनके तीसरे बेटे नामाशी का जन्म हुआ तथा बाद में इन्होंने एक बच्ची को एडॉप्ट किया जिसका नाम दिशानी है। वैसे आपको मिथुन दा की कौन सी फिल्म या कौन सा डायलॉग सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।